Class 9 Economics Chapter 1 The Story of Village Palampur। हेलो क्लास, इकोनॉमिक्स का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है पालमपुर गांव की एक कहानी है, जिसके ज़रिए आप ये जानने की इस चैप्टर में कोशिश करोगे कि जो उत्पादन है वो किस तरीके से होते हैं, किन किन चीज़ों की इसमें मतलब ज़रूरत होती है। तो ये जो स्टोरी है पालमपुर विलेज की, इसका पर्पस यही है कि इसमें आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। ठीक है, इसके जरिए हम जानेंगे। और जो पालमपुर विलेज है उसमें जो मेन एक्टिविटी होती है वो किसकी है, फार्मिंग की। मतलब खेती जो है वो क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, मेन एक्टिविटी है। और जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, सेवरल अदर एक्टिविटीज जैसे कि स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो है बहुत छोटे पैमाने पर, बहुत लिमिटेड स्केल पे होती हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड, अब ये जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसकी जो क्रियाएं है, जो एक्टिविटीज हैं, उसके लिए अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। अब इसमें आप क्या जानोगे कि वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। अब किस तरीके से जो गांव है उसमें जो वस्तुएं होती हैं और जो सर्विसेज होती हैं, है ना, जो सेवाएं होती है, उसको उत्पाद करने के लिए किन अलग अलग रिसोर्सेज की, मतलब जो जुड़ करके एक साथ उसका मतलब प्रोडक्शन करते हैं, वो हम इसमें जानेंगे। अब ये जो पालमपुर विलेज है वो कनेक्टेड है किससे, विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अपने आसपास के, आस पड़ोस के जो गांव और कस्बे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव जिसे कहा गया है रायगंज। ठीक है, ये पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में, मतलब हर तरह के मौसम में, ये सड़क जो है गांव को रायगंज से उसके आगे निकट छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ठीक है, और इस यहाँ पर हर मतलब कई तरह के जो ट्रांसपोर्ट है वो विजिबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे ब्लॉक कार्ट्स, टांगास, बुगीज जो वुडन कार्ट की बनी होती है, ठीक है, लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। मतलब जो इस सड़क पर जैसे गुड़ हो गया और जो दूसरी वस्तुएं होती है उससे लदी हुई जो बैलगाड़ियां हैं, या भैंस की एक जो बग्गी होती है उससे लेकर, और दूसरे तरह के भी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, व्हीकल ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद इस गांव में अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार, 450 परिवार रहते हैं। और गांव में ज्यादातर भूमि के जो मालिक हैं वो उच्च जाति के हैं। ठीक है, उच्च जाति के जो जिनके पास भूमि है वो 80 परिवार है। और उनके जो मकान हैं जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से उनके वो बने हुए हैं। उसके बाद जो अनुसूचित जाति है जिन्हें कहा जाता है दलित। ओके, ये तो ये जो दलित हैं, इन लोगों की जो संख्या है वो गांव की कुल जनसंख्या की कितनी है, 1/3, मतलब 1/3 है। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं। और वो गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। अधिकांश घरों में क्या है, बिजली है, मतलब ज्यादातर घरों में बिजली है। और खेतों में सभी जो नलकूप बिजली होती है उसी से ही वो चलते हैं। और इसका जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के जो छोटे कार्य के लिए भी किया जाता है। और पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक क्या है, 1 हाई स्कूल है। इट हैज 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। मतलब यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है और एक हाई स्कूल भी है। और राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो है, और एक निजी औषधालय भी है जहाँ रोगियों का क्या होता है, उपचार होता है, उनका इलाज होता है। ओके, तो बच्चों जैसे अब इंडिया है ना, भारत के जो गांव है उसमें खेती का जो उत्पादन है उसकी अलग अलग क्या है,
गतिविधियां हैं, राइट। लेकिन जो दूसरी गतिविधियां हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में, हम उत्पादन के बारे में कुछ जो जनरल चीजें हैं वो जानने के बाद हम देखेंगे कि दोनों प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, है ना, दोनों तरह की जो एक्टिविटीज है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और ऑर्गेनाइजेशन में संगठन, उत्पादन का संगठन। ठीक है। अब जो मेन एम होता है प्रोडक्शन का, यानी उत्पादन का जो मेन उद्देश्य होता है, वो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं यानी गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस यानी उत्पादित करना होता है, जो कि हमारे लिए जरूरी होती है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स में 4 यानी 4 चीजों की जरूरत होती है। ठीक है। मतलब ये जो गुड और सर्विसेज हैं, जो वस्तु और सेवाएं हैं, उसके उत्पादन के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? लैंड की। ठीक है। लैंड यानी भूमि या जमीन। तो ये जो भूमि है, और जो दूसरी जो नेचुरल रिसोर्स हो गए, है ना, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? एक तो पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज, जो भी खाद वगैरह डलती है या जो भी बीज डलते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है। तो भूमि अगर होगी तभी हम कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना, कोई खेती कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट हो गई वो भूमि की हो गई। और दूसरी हो जाती है लेबर की। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैंड भी है ना, भूमि है, और नेचुरल रिसोर्सेज भी है सब, लेकिन अगर करने वाले लोग नहीं होंगे तो उस भूमि का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट आती है वो आती है लेबर की, यानी श्रम की। ठीक है। काम करने वाले जो लोग होंगे। तो कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए, जो मेन काम होते हैं ना, उनको करने के लिए किसकी जरूरत होती है? हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की, जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जिनको नॉलेज होती है खेती की। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे काम होते हैं उसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी? मतलब फिजिकल रूप से काम करे, है ना, दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनकी जरूरत होती है। तो हर तरह के श्रमिक उत्पादन के लिए क्या जरूरी है? वो आवश्यक है, श्रम प्रदान करता है वो, है ना, मैनुअल वर्क करता है। फिर इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट आती है वो आती है फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल यानी भौतिक, कैपिटल यानी पूंजी, तो भौतिक पूंजी की तीसरी जरूरत होती है। जिसमें अब ये फिजिकल कैपिटल होता क्या है? जैसे कि आप जो भी खेती करने में जो भी जैसे कि कोई भी टूल यूज कर रहे हो, है ना, जो भी चीजें लगेंगी, फॉर एग्जाम्पल कितना पैसा लग रहा है, कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, ये सारी चीजें होती है फिजिकल कैपिटल की। ठीक है। अब इन फिजिकल कैपिटल में आता क्या क्या है? जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल, है ना, औजार, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो जो औजार, मशीन और ये जो भवन होते हैं, औजारों और मशीनों में साधारण औजार जैसे कि किसान का हल होता है ना, हल चलाता है, हल से लेकर के जो मशीनें होती है। अब मशीनें कैसी कैसी आ गई है? जैसे जनरेटर, है ना, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब आ गए हैं। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है इनका। इन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी पूंजी। ठीक है। इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। मतलब जो जैसे कि कच्चा माल होता है ना, और जो नकद मुद्रा होती है। उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में कई तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। तो उत्पादन के दौरान भुगतान करने और जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। कच्चा माल और पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है। यानी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। औजार, मशीन, भवन से ये मतलब भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब आता है फोर्थ रिक्वायरमेंट। अब इन चीजों के बाद एक जो जरूरी चीज होती है वो होती है ह्यूमन कैपिटल की। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? मतलब
जैसे कि अब बाजार में हमें कोई बिक्री करनी है, उस अब वो चाहे वो गुड सर्विस जो जैसा भी हो, है ना, उस बिक्री के लिए हमें उत्पादन करने के लिए चीजों की जरूरत है, जैसे भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, है ना। उसको एक साथ करने योग्य बनाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है और उद्यम की। तो आजकल इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल, यानी मानव पूंजी। तो इस मानव पूंजी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे और ज्यादा पढ़ेंगे। अब जैसे कि जो उत्पादन भूमि है और जो श्रम पूंजी है और जो संयोजित करके संगठित होता है पूरा इकट्ठा, उसको कहा जाता है उत्पादन के कारक। ठीक है, पालमपुर की ये जो कहानी है, इसको पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के जो पहले 3 कारक है उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। फार्मिंग ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर में खेती कैसे होती है? लैंड इज फिक्स्ड, जो भूमि होती है वो स्थिर होती है, यानी फिक्स्ड होती है। पालमपुर में खेती उत्पादन की यानी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो मेन है। ठीक है, पालमपुर में काम करने वालों में 75% जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए खेती पर डिपेंडेंट है। और वो किसान या तो किसान है या कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का जो हित है वो खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, मतलब खेती से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कृषि उत्पादन है उसमें कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं। ठीक है, मूलभूत रूप से खेती में जो भी भूमि यूज होती है ना, जो भी एरिया, भूमि क्षेत्र का जो एरिया वो यूज जो होता है वो कैसा होता है? प्रैक्टिकली फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है। यानी कि पालमपुर में 1960 में आज तक जुताई के अंडर में भूमि जो भी भूमि होती है उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब जो लैंड है, लैंड एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन, वो एक्सपेंशन नहीं हुआ है उसका। ठीक है, जिससे कि उस टाइम तक गांव की जो कुछ बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य, मतलब कृषि करने के लायक भूमि में बदल दिया गया था, और जो नई भूमि है उसको खेती योग्य बनाकर जो कृषि उत्पादन है उसको और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है? हेक्टेयर है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है गांव में भूमि का माप। ठीक है, जैसे कि लोकल यूनिट सच एज बीघा और गुनीठा या गुंठा एसेट्रा जैसी जो क्षेत्रीय इकाई होती है उसमें भी किया जाता है। अब 1 हेक्टेयर जो है वो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। ठीक है, इज देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका है? ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि जिस तरीके से फसल पैदा की जाती है और जैसी मतलब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में जितनी भी भूमि है उस पर खेती की जाती है। ठीक है, और कोई भूमि वहां पर क्या है? बेकार नहीं छोड़ी जाती, मतलब हर जगह पर खेती होती है। बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में क्या होती है? खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ठीक है, अब ये जो पौधे होते हैं इनको पशुओं के चारे के लिए, है ना, चराने के लिए उनको यूज में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में यानी विंटर सीजन में क्या होती है? रबी की फसल। ठीक है, खेतों में गेहूं उगाया जाता है जिसे कहते हैं वीट। उसके बाद उत्पादित गेहूं, जो गेहूं प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें से परिवार के खाने के लिए रखकर जो बचा हुआ होता है शेष गेहूं किसान जो है रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। ठीक है, एक पोर्शन में, और जिसकी वर्ष में पूरे मतलब पूरे साल में एक बार कटाई होती है उसकी। ठीक है,
देन उसके बाद गन्ना जो है वो अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में कहाँ पर बेच दिया जाता है? शाहपुर में। फिर उसके बाद पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां पर सिंचाई की, है ना, सिंचाई करने की क्या है? व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, ठीक है, उस टाइम पे। उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये निकला कि सिंचाई की जो पद्धति है वो बदल गई थी। तब तक किसान कुओं से हटकर, मतलब रटकर द्वारा अपनी जो निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई है ना वो करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से और मतलब अधिक क्षेत्र की क्या कर पाते हैं? सिंचाई की जा सकती है उससे। स्टार्टिंग में कुछ जो ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट ने लगवा दिए थे, लेकिन जल्दी ही जो किसान थे उन्होंने अपने प्राइवेट नलकूप, जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं वो लगाने शुरू कर दिए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 1970 के मिड तक 200 हेक्टेयर के जो पूरे जुते हुए एरिया थे वो सिंचाई उनमें होने लगी। अब जैसे बच्चों यहाँ पर आप देखो जो आपको बॉक्स दिया गया है, ठीक है, इस बॉक्स में ये बताया गया है कि भारत में जो जितने भी गांव है सभी गांवों में एक जैसी, मतलब हाई लेवल पे जो सिंचाई है उसकी व्यवस्था नहीं है। अब जो रिवरन एरिया है, मतलब जहां पर नदी नदी वाले जो मैदान है, उसके अलावा हमारे देश में जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि जो कोस्टल रीजन्स हैं उसमें बेटर सिंचाई होती है। इसके ऑपोजिट जो पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन जो है, जैसे कि दक्षिणी पठार, उसमें सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। और जो बचे हुए एरियाज हैं, है ना, उनमें क्या है कि रेनफॉल पर डिपेंड है वो, ठीक है। अब आता है यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट, आप देखो यहाँ पे, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल अगर पैदा हो तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी बहुविध फसल प्रणाली। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे कॉमन सी एक मतलब प्रोसेस है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मेन फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में क्या पैदा कर रहे हैं? आलू, ठीक है। अब इसमें आता है यहाँ पर, अब आपने जैसे कि ये चीज जानी कि जमीन के जो टुकड़े हैं उससे उत्पाद होने वाले, है ना, उत्पादन बढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग है। और जो दूसरा तरीका है वो है अधिक उपज के लिए किसी खेती में आधुनिक कृषि विधियों का यूज करना, ठीक है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के मिड तक खेती में बीजों का यूज किया जाता था, ठीक है, जिनकी उपज जो है वो कम थी, लेकिन बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान जो थे वो उर्वरक के रूप में गाय के गोबर और जो नेचुरल खाद जिसे कहते हैं उसका यूज करते थे। ये सब किसानों के पास पहले से ही अवेलेबल होता था, मतलब उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था, ठीक है, जिसे ट्रेडिशनल सीड्स कहा गया है। नीडेड लेस इरिगेशन, ओके। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखो 1960 के दशक में, मतलब 1960 के एंड तक हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों, जिसे कहा गया है HYV, ठीक है, इसके द्वारा गेहूं चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। इन बीजों की तुलना में जो HYV बीज है उनसे एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, ठीक है। इसके रिजल्ट में जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। लेकिन ये जो HYV सीड्स हैं इनके लिए क्या जरूरी है? प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो
मतलब कि जो ज्यादा अगर उपज करनी है ना, ज्यादा मतलब रिजल्ट निकल के आए, तो केवल जो ये प्रजातियां हैं, ये इन प्रजातियों वाले जो बीज हैं, अति उपज वाले जो प्रजाति बीज हैं, इनकी सिंचाई रासायनिक उर्वरक कीटनाशक इन सब के जरिए ही ये पॉसिबल था। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती करने के जो मतलब मॉडर्न फार्मिंग है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, उसको सबसे पहले यूज में लेकर आए वो लोग। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल्स हैं और जो HYV बीज है और जो रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, इन सारी चीजों का उन्होंने क्या किया, यूज किया। ठीक है। उसके बाद उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की और भी ज्यादा पैदावार हुई। पालमपुर में बीजों से गेहूं की जो उपज है वो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, और HYV बीजों से जो उपज हुई वो कितनी हुई, 3200 पर हेक्टेयर। ठीक है, 3200 kg पर हेक्टेयर। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक मतलब बिक्री, मतलब उनकी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए गेहूं की काफी अच्छी मात्रा थी। मतलब इतनी ज्यादा उनकी उपज हुई थी वीट की कि जिस वजह से वो अच्छा खासा अमाउंट जो था वो मार्केट में बेच सकते थे। विल द लैंड सस्टेन, क्या जो भूमि है वो ये सस्टेन कर पाएगी, ये धारण कर पाएगी। अब इसमें हमें बताया गया है कि जो भूमि है वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, जिसकी देखभाल करना, किस तरीके से उसका यूज हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है, मतलब उसका केयरफुल यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो वैज्ञानिक रिपोर्टर है उन्होंने ये मतलब संकेत मिलता है उनसे कि खेती की जो आधुनिक कृषि विधियां हैं वो प्राकृतिक संसाधन आधार का उपयोग किया है। मतलब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उनका क्या हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड, यानी उनका ओवर यूज हुआ है ना, मतलब खूब अच्छे तरीके से उनका यूज हुआ है। अनेक क्षेत्रों में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसके कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की यानी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो गई है। इसके ऑपोजिट जो ट्यूबवेल्स है उसे सिंचाई के कारण भूमि के जो जल है, मतलब जो ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, ऑब्वियस सी बात है वो जमीन से निकल रहा है ना, जमीन से आता है ट्यूबवेल्स में। तो उसके इतने ज्यादा यूज की वजह से जो सिंचाई में यूज हो रहा है ना, जो इतना पानी उसमें से यूज हो रहा है, इतना निकल रहा है, इतना उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो भूमि का जो जल है ना, जो जमीन का जल है वो खत्म होता जा रहा है ना, उसका जो स्तर है, जो लेवल है वो कम होता जा रहा है भूमि में। तो मिट्टी की उर्वरता और जो पानी है वो पर्यावरणीय साधन कई वर्षों से बनते हैं, है ना। तो इस वजह से एक बार जब ये अगर ये नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें फिर से पुनर्जीवित करना, है ना, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए अगर हमें कृषि में बहुत ज्यादा मतलब डेवलपमेंट लेकर के आना है, तो हमें ये भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को, है ना, उसकी देखभाल करें, तभी वो हमारी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आपको बॉक्स में एक वो दिया गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को जल्दी से मतलब मिल जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे टाइम तक मतलब ले नहीं सकती है। वो मिट्टी से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, जल में, नदी में, तालाब में, उसको क्या कर देते हैं, प्रदूषित यानी पोल्यूटेड कर देते हैं। तो जो रासायनिक उर्वरक है वो मिट्टी में उपस्थित जो जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसका अर्थ ये है कि उनके प्रयोग के कुछ टाइम बाद मिट्टी पहले की तुलना में क्या होती है, कम फर्टाइल होती है ना, कम उपजाऊ होती है। अब देश में जो रासायनिक खाद है उसका सबसे अधिक यूज पंजाब में होता है। ठीक है, जो रासायनिक खाद है उसके बहुत ज्यादा कंटिन्यूस यूज से
मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम कर, उसकी मतलब मिट्टी की जो एक फर्टिलिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक या अन्य आगत का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहां की जो खेती की लागत है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब जो कल्टीवेशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर के जो किसान है उनमें भूमि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। अब जैसे कि पिछले सेक्शन में आपने भूमि यानी लैंड के बारे में पढ़ा कि वो कृषि के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो खेती के काम में लगे जितने भी लोग हैं उनके पास खेती के लिए एक तो मतलब पर्याप्त भूमि नहीं है। ठीक है, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई यानी वन थर्ड अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो कि दलित है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार और पर्याप्त आमदनी उनको मतलब जितना एक एडिक्वेट इनकम उनकी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है उससे। ठीक है, अब जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे जो ये जो छोटे प्लॉट्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ बड़े हैं। ठीक है, तो ये बेसिस है उन लोगों के ऊपर जिनके पास अच्छी जमीन है खेती करने के लिए और जिनके पास नहीं है। अब जैसे कि 1.5 ये जो इमेज है इसी में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको देख सकते हो। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। ठीक है, जो छोटे टुकड़े हैं जैसे कि इस पोर्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, इनमें छोटे किसान खेती करते हैं। अब दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार में प्लॉट है। पालमपुर में मझोले और जो बड़े किसान हैं उनके 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे ज्यादा भूमि है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भूमि है, जो लैंड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब जो लेबर है, जो श्रम है, वो कौन उसकी व्यवस्था करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का क्या है, दूसरा एक रिक्वायरमेंट है ना, दूसरा मेन रिक्वायरमेंट है। तो खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की क्या होती है, जरूरत होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में खुद काम करते हैं। अब जैसे कि जो छोटे किसान होते हैं वो उनका तो पूरा परिवार ही मतलब उनके पास इतनी ना तो भूमि होती है ना इतना पैसा होता है कि वो किसी को मतलब काम पर रख सके, है ना। तो वो खुद ही परिवार के जो लोग होते हैं वो खुद ही क्या करने लग जाते हैं, खेती में जुट जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। और जो मझोले और बड़े किसान होते हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे जो लेबर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको किराए पर रख लेते हैं। ठीक है, अब खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं या छोटे जो बहुत ही ज्यादा छोटे प्लॉट में खेती करने वाले जो परिवार होते हैं उनसे आते हैं। खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनका उनकी मतलब श्रमिकों का उगाई गई जो फसल होती है उसको उस पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है ना। मतलब वो जो उनके लिए काम करते हैं तो उनको उनके काम की मजदूरी मिलती है। मजदूरी या तो नकद में होगी या तो उन्हें पैसे दिए जाएंगे या कोई वस्तु दे दी जाएगी, जैसे कि अनाज के रूप में हो सकती है वो, है ना, कि हाँ भाई ये थोड़ा सा अनाज दे दिया कि उन्होंने ये काम करा है उसके बदले में। कभी कभी जो श्रमिक होते हैं उनको भोजन भी मिल जाता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक फसल से दूसरी फसल, खेत में एक से दूसरी कृषि कार्य जैसे बुआई हो गई, कटाई हो गई, उसके लिए अलग अलग होती है। अब जो रोजगार होता है उसकी जो टाइम पीरियड होता है उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के बेसिस पे काम करते हैं या फिर किसी उन्हें विशेष जैसे कि कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। मतलब कि जो बड़े वो होते हैं किसान, वो जो श्रमिकों को रखते हैं अपने खेती में, या तो वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, है ना, उनसे उनका एक दिन का मतलब डेली का उनका खाने का इंतजाम हो जाता है उस बेसिस पे।
वो गरीब होते हैं, राइट। लेकिन दूसरी वो इस बेसिस पे भी रख लेते हैं कि जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल एक फसल है किसी चीज की, वो 4 महीने में पूरी उसकी जो प्रोसेस होगा वो होगा। फिर चाहे वो मतलब खेती की सिंचाई से लेकर के मिट्टी की बुआई से लेकर के बीज डालना, है ना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें, और फिर उसको हार्वेस्ट करना, एंड में उसकी पूरी देखभाल करना। तो इस बेसिस पे मतलब एक पूरी फसल के लिए भी जो वर्कर्स होते हैं उनको रख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, मतलब जिसके पास भूमि नहीं है डाला के पास। इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है अपने लिए। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक है, जो सरकार के लिए काम करते हैं, उनके लिए एक दिन का जो मिनिमम वेजेस है वो 300 रुपीज है। ठीक है, ये आपको 2019 मार्च का बताया गया है। लेकिन उनको जो मिलता था, ठीक है, लेकिन डाला को मात्र कितने रुपए मिलते थे? 160 रुपए। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज्यादा क्या है, स्पर्धा है ना, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है अब लेबरर्स के बीच में, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती और श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है, मतलब लोअर वेजेस वाले पीपल है। अब जैसे यहाँ पे इमेज है बच्चों, इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि डाला और रामकली के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है, दोनों ही गरीब किसान है, ठीक है, तो मतलब गरीब श्रमिक है। तो इसमें जो डाला है वो ये कह रहा है कि आजकल काम मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो बड़े किसान हैं वो ही हमें रखते हैं, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर, गहाई के लिए थ्रेसर है, यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए जो वीडीसाइड्स हैं उनको भी छिड़का जाता है। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपए देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपए लिए थे, तो अब जब खेतों में काम, मतलब जब खेतों में काम नहीं था, मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा, मतलब कैसे चुका पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से कमाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो रामकली है वो ये कह रही है कि घनश्याम एक बहुत बड़ा किसान है, उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 महीने से भी कम टाइम में काम किया था। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी जो कंडीशन है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देता है ना, लोन नहीं देता है। तो इस तरीके से ये जो दोनों किसान हैं, यहाँ पर इनकी जो डेली वेजेस की जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी काम है उनको वो अपना ढूंढना पड़ता है। तो दोनों ही क्या है, गरीब श्रमिक है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि अगर काम है भी, है ना, किसी बड़े किसान के पास, तो लेकिन अब उन्होंने जो नई नई तकनीक जो है वो अपना ली है ना, मॉडर्न फार्मिंग आ गई है, तो जो ट्रैक्टर्स हैं, अब जो लोगों का जो फिजिकल एक वर्क है वो कम हो गया है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, खेतों के लिए जो जरूरी पूंजी होती है। अब जैसे कि आप देख चुके हो कि खेती की जो मॉडर्न फार्मिंग है ना, उसके लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है। अब किसानों को पहले की मतलब पहले के मुकाबले में ज्यादा पैसा जरूरी है उनके लिए। तो छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार एक तो लेना पड़ता है, ठीक है, मतलब उनको पैसा मतलब दूसरों से बोरो करना पड़ता है। वो बड़े किसानों से या गांव के जो साहूकार होते हैं उनसे खेती करने के लिए विभिन्न जो आगत होती है उसकी पूर्ति करने वाले व्यापारियों से वो लोग क्या ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं कृषि के लिए। ठीक है, ऐसे कर्जों पर ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है। ठीक है, मतलब जो रेट इंटरेस्ट होता है ऐसे लोन्स पे वो ज्यादा होता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा, मतलब और भी ज्यादा कष्ट उनको सहने पड़ जाते हैं। अब जो सेकंड इसका पॉइंट आता है वो ये है कि जो छोटे किसान होते हैं, इनके अकॉर्डिंग में वो क्या करते हैं, वो मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, इस तरह वो आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत होती कैसे है?
अब ये जो है इसका जो उत्तर है वो अगले सेक्शन में है, जो हम जानने की कोशिश करेंगे। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो किसान है वो उत्पादन के 3 कारक जो है, जैसे कि भूमि, मतलब कारक का जो उपयोग है उसको करके अपनी भूमि पर फसल पैदा करते हैं, है ना, जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल। वो उपज का एक हिस्सा उपभोग के लिए रखते हैं, मतलब खुद के यूज के लिए, और जो बचा हुआ है उसको, अधिशेष को पास के बाजार में बेच देते हैं, है ना। सेल द सरप्लस इन द नियर बाय मार्केट। अब इस बेचने को, जो भी वो बेचते हैं उसका जो उनको प्रोड्यूस होता है ना, फार्म प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है मार्केटेबल सरप्लस। अब ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास जो उत्पादन, अतिरिक्त उत्पादन जो होता है वो बहुत कम होता है। केवल जो मध्यम और बड़े किसान होते हैं उनके पास ही बाजार में बेचने के लिए एक, मतलब अच्छा खासा सरप्लस प्रोड्यूस होता है, राइट, जिसको वो मार्केट में बेच पाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी ये था कि खेती के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो क्या है, लैंड, है ना, लैंड और लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये तीनों ही चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। अब पालमपुर में फार्मिंग के अलावा जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि पालमपुर में खेती जो है वो सबसे मेन एक्टिविटी है ना, प्रोडक्शन की। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पालमपुर में जो काम करने वाले केवल 25% जो लोग हैं वो ही कृषि के अलावा, मतलब कोई दूसरा काम, कोई दूसरी एक्टिविटी करते हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट आता है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। अब जो डेयरी का काम है वो एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी जो है एक कॉमन एक्टिविटी है। ठीक है, लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली जो ज्वार और बाजरा है, ठीक है, उसको खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव जो कि है रायगंज, वहां पर बेच देते हैं। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक एग्जाम्पल। इस टाइम पालमपुर में 50 से कम लोग, 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर, मतलब लेस देन 50 पीपल, 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले जो विनिर्माण है उसके ऑपोजिट पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का यूज होता है और छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य जो है वो पारिवारिक श्रम की सहायता से ज्यादा घरों और खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। थर्ड है इसका द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो दुकानदार हैं वो क्या करते हैं। पालमपुर में ज्यादातर जो लोग हैं वो व्यापार यानी ट्रेड नहीं करते हैं, है ना, व्यापार नहीं करते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। अब ये जो व्यापारी हैं पालमपुर के, वो ज्यादातर क्या है, दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो शहरों के थोक बाजार से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ला करके बेच देते हैं। मतलब शहरों में जाकर के, शहरों में जो थोक बाजार होते हैं जहाँ पर इकट्ठा सामान मिलता है, फिर चाहे वो साबुन हो गया, तेल हो गया, जो भी जरूरत की इंसान की नीड होती है ना, जो जरूरत बेसिक चीजें होती हैं वो ले आते हैं थोक बाजार से और गांव में जाकर के वो लोग बेच देते हैं। जैसे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती का, है ना, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ जो परिवार हैं उनमें जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, जिनके घर बस स्टैंड के पास में है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान
खोल लेते हैं और खाने की चीजें वो लोग बेचने लग जाते हैं। अब फोर्थ आता है ट्रांसपोर्ट, यानी अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, मतलब तेजी से विकसित होता हुआ एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के जो वाहन है, जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं, जैसे रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, है ना, बैलगाड़ी या फिर दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वो लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं, मतलब जो गाड़ियां चलाते हैं वो लोग और वस्तुओं वो लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की जो संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके से खेती के अलावा भी और भी पालमपुर जो गांव है उसमें ये दिखाया गया है कि खेती के अलावा भी और भी कुछ ऐसे मतलब जो खेती जिसमें नहीं है वो काम भी करते हैं, है ना, खेती के अलावा और भी काम करते हैं। ओके, सो अब आती है इस चैप्टर की समरी। इसमें आपको पूरे चैप्टर में क्या बताया है कि गांव में जो खेती है वो क्या है, मेन प्रोडक्शन है ना, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। पिछले वर्षों में खेती की जो विधि थी उसमें कई महत्वपूर्ण चेंजेस आए। इनकी जो वजह से किसान जो है उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो उनको मतलब उपलब्धि हुई वो क्या हुई कि क्योंकि भूमि स्थायी और दुर्लभ थी, है ना, फिक्स्ड थी, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और जो दूसरे संसाधन थे, जो दूसरे रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्स, उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। ठीक है, तो खेती की जो नई विधि थी उसमें कम भूमि और जो अधिक पूंजी थी उसकी जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान जो थे वो अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए जो पूंजी है, जो पैसा है, उसकी व्यवस्था उसको उसकी मतलब अरेंजमेंट कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% हिस्सा है। पूंजी की जो व्यवस्था है वो करना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और साथ ही जो दूसरे साधन है उसकी कमी की वजह से अपनी बचत से पूंजी वो लोग नहीं निकाल पाते, उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज के अलावा कई छोटे किसानों को अपने और अपने परिवार के पोषण के लिए खेती मजदूरों के रूप में काम करना पड़ता है, दूसरों के मतलब एज अ लेबरर, है ना। फिर उसके बाद जो श्रम है, यानी जो लेबर है, उसकी पूर्ति उत्पादन में के जो दूसरे कारक हैं उसकी तुलना में सबसे अधिक क्या है, प्रचुर है। जो नई टेक्निक्स है ना, उसमें श्रम का, लेबर का जो बहुत ज्यादा यूज है वो मतलब दुर्भाग्य से वो नहीं हो पा रहा है, राइट। खेती में श्रमिक का उपयोग क्या है, बहुत लिमिटेड हो गया है। अवसरों की तलाश में जो श्रमिक है वो आस पड़ोस के गांव, शहर और कस्बों में आते जाते रहते हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, मतलब जो और दूसरे काम करने लग गए वो लोग गांव में, जैसे कि दूध बेचना खरीदना हो गया, या गाड़ी चलाना हो गया, या दुकान खोल के बैठना हो गया, चीजें बेचना हो गया, इस तरह के काम वो लोग करने लग गए। इस टाइम में जो गांव है, गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़े नहीं है, है ना, जो नॉन फार्मर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। गांव में अनेक प्रकार के जो गैर कृषि कार्य होते हैं वो प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या उनकी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये जरूरी है कि जो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उसमें क्या हो, वृद्धि हो, है ना, वो और भी ज्यादा बढ़े, जिससे कि खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, है ना, अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह की पूंजी को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, या तो अपनी बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लेते हैं, है ना, जो कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि को शुरू कर सके, मतलब अपना काम खोल सके वो लोग। तो इस तरीके से पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं ये सब अवेलेबल है ना। जैसे जैसे ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़क, परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में फ्यूचर में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी जो मतलब नॉन फार्म एक्टिविटीज है उनमें भी
मतलब इंक्रीज होंगी वो भी आगे आने वाले वर्षों में। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पे एक प्रोडक्शन जो बताया गया था, जो जिस तरीके से उत्पादन होता है ना, किस किस चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और खासकर ह्यूमन कैपिटल की भी, राइट। और साथ ही साथ जो गैर कृषि कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, किस तरीके से अपना पोषण करते हैं पूरे दिन का, वो सारा इसमें हमने पढ़ा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.